ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी फिल्म की कथा जब पर्दे से बाहर दर्शकों के दिलों को स्पर्श करती है तो वो फिल्म अपने किरदारों, गीतों और कथानक के जरिए बन जाती है सदाबहार। इसी तरह अपनी फिल्मों से दर्शकों की सोच को नई दिशा देने वाली निर्देशिका और पटकथा लेखिका हैं सई परांजपे, जिन्होंने पुरुषों के आधिपत्य वाले इस क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी उपस्थिति भी खूब दर्ज कराई। सई परांजपे हिंदी सिनेमा की उन अग्रणी महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन की बागडोर संभालकर इस क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। आम जीवन की कहानी को भावपूर्ण तरीके से फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली सई परांजपे समानांतर सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। वो अपनी यादों का पिटारा खोलने वाली हैं हम सभी के सामने। उनकी फिल्मों के पीछे की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत का पहला भाग। सई जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कैसा लग रहा है फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो में आके? बताऊं कैसे लग रहा है? नाता है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मैके पहुंच गई। क्या बात है। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी यादें उमड़ के आ रही हैं। और रेडियो ये मेरा पहला कार्य था और मेरा पहला प्यार कहिए। ऐसे लगता है कि दोबारा मैं वो सब अनुभव झेल रही हूँ। मैं देख रहा था कि जब आपने हमारा लाइव स्टूडियो देखा तो आपकी आंखों में एक चमक थी और एक नमी थी। काफी पुराने दिन आपको याद आ गए। जी, सही बात है जी। रेडियो वाला मामला है, इसकी तो बात करेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि 8 बरस की उम्र में आपकी पहली किताब आ गई थी। मतलब लिखना जो है वो बिल्कुल संस्कारों में आपको मिला है। जी बिल्कुल। मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी, एक सोते वक्त एक कहानी, रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए और फिर मैं सो जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुना, मुझे सुनाओगी? तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ। और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी और ऐसा क्या कुछ था। लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी, वाह ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई? मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से कि नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने कहा क्या क्या कह रही हो, तुमने रचाई? बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच में मैंने ही रचाई। कहते और कोई कहानियां? मैंने कहा बतेरी है, बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है। तो और एक कहानी बताई। लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ, रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ, तब तक खेलने नहीं जाना। 3 पन्ने लिखो, तुम कहानियां, बड़ी कहानीकार बन गई तुम, तो लिखो 3 पन्ने, कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ। तो मजा था कि सजा थी? ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे। हाँ, मजा जरा भी नहीं लगता था। पहले तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई, लेकिन बाद में खैर। तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में, तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई। मराठी किताब थी, उसका नाम था मुलांचा मेवा। मतलब बच्चों के लिए किशमिश कहो। सुंदर नाम। लेकिन मुझे लगता है यूनुस इसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी बात, क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे, मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में, जिनको मेरी माँ जैसी माँ नहीं मिली। जी। हाँ, मेरी माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण
वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना, मुझे इनकरेज करना और मुझसे लिखवाना और फिर वो छपवाना। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे, ये मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है। लेकिन चलो, मेरी ये किस्मत थी कि मेरा एक सीवी में बढ़िया लगता है ना कि 8 साल की उम्र में किताब छपी। लेकिन एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का, शकुंतला परांजपे राज्यसभा की सदस्य रही, परिवार नियोजन, महिला शिक्षा को लेकर जो काम उन्होंने किया है। फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया। करेक्ट। ये भी जो इन दोनों की जो छत्र छाया है, दो महान हस्तियां, जी, जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको इसमें कोई शक नहीं। और बिल्कुल मैं कहती हूँ ज़हे नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया, जरा भी नहीं। मतलब शुरू में बहुत चाहते थे, सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में, लेकिन मेरा तो क्या कहें, कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ। लेकिन नाना ने, हम दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे। नाना को बहुत शौक था, वो 100 साल तकरीबन होके फिर चल बसे। उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी। तो सुबह हम निकलते, मैं उनके साथ, और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे। कोई वो कहानियां सुनाने का जमाना था मेरे बचपन में, मैंने तो बहुत कहानियां सुनी। तो वो ग्रिम्स या एंडरसन, ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का बाल वांग में लिखने वाले, तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज सही को क्या सुनाया जाए। उसका तो यकीनन वो एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे। और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें प्यार जतलाया, जिंदा किया मेरे अंदर। मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी। और माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी। उसने भी कैम्ब्रिज में, जब लड़कियां मैट्रिक होने से पहले ही अपने ससुराल पहुंच जाती थी, उस जमाने में माँ ने न तो मैट्रिक सिर्फ किया, लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की। और फिर सोचा, वो थी तो अपना ही करने वाली थी, वो बड़ी धड़ल्ली औरत थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन, अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए करके वो स्विट्जरलैंड पहुंची। फिर उन्होंने वहां फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह। फिर एक बहुत हैंडसम रशियन पेंटर, चित्रकार से मुलाकात हुई और प्यार मोहब्बत हुआ। दोनों ने शादी की। 2 साल ये शादी टिकी और फिर अपने बच्ची को, यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी और पुणे आ गई। हाँ, पुणे आ गई और नाना के पास, मतलब अपने पिता के पास, मेरे नाना अप्पा हम कहते थे। और तब से मैं उनकी छत्र छाया में पली बड़ी। बिल्कुल। रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे जी, एक बहुत बड़ी हस्ती, एक राजदूत, एक शिक्षाविद, फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल, फिर पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी। और इसलिए लखनऊ में मेरी पैदाइश लखनऊ की है। क्या बात है। तो वो जो आपके बोलने की नजाकत है वो लखनऊ से आती है। ओह डियर चलो, ये मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ, बहुत ही बड़ा। नाना जी के बारे में और माता जी के बारे में और भी बातें बताइए। वो तो अभिनेत्री भी थी। अभिनेत्री मत कहो, क्योंकि उन्होंने शौक के तौर पे एक बार वी शांताराम की फिल्म में एक रोल किया, दुनिया न माने, या मराठी में कुंकू। हाँ, उसमें अच्छा रोल था चित्रा का, जो कि शांता अप्टे हीरोइन थी फिल्म की, उनकी वो सौतेली माँ। लेकिन हम उम्र, मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी, उसके बाप से उसकी शादी होती है, लेकिन कोई खास रोल बना नहीं, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा भी माँ को कि ये क्या तुम कहते, इसीलिए तो एक ही फिल्म मैंने दोबारा उस तरफ नहीं गई। लेकिन यूनुस, एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया, लिखा भी, लेखिका तो थी, नाटक लिखा, पांघरलेली कातड़ी, मतलब पहना हुआ खाल। हाँ, तो उसमें एक किरदार है कोइंड, हाँ, मछुआरी का, हाँ, तुलसा नाम की। हाँ, बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था। वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी, माँ ने सोचा। लेकिन अब मछुआरी का रोल करना डेक्कन जिमखाना पूना में बैठ के, वो तो आसान नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी, हाँ, इस रिहर्सल के लिए। रोज मतलब हफ्ते में एक बार
सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना, बम्बई से सीधा माहिम कोळीवाड़ा, हाँ, मतलब मछुआरे का जो माहिम का बहुत बड़ा बस्ता है वो, और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी, और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोली टाइप का साड़ी पहनती, गहने पहनती, बालों में फूल रचा लेती, और फिर उनका शुरू हो जाता था निरीक्षण कि वो सब औरतों को देखना, वो कैसे बैठती हैं, कैसे बोलती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे अंदाज है उनके, वगैरह वगैरह। और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी कि अरे मेरी माँ की अब ये मछुआरी कैसे और कब बन गई। और मेरे लिए ये बहुत ही एक अचंभा करने वाली बात थी। उस छोटी उम्र में जो नाटक से नाता जुड़ा ही रहा, वो कभी खत्म नहीं हुआ। और आगे जाकर मैंने भी बहुत नाटक लिखे, खेले, डायरेक्ट किया, वो एक प्यार बना रहा। लेकिन वो, और फिर आगे जाकर जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची तो हमने स्टैनिस्लॉवस्की पढ़ा। और स्टैनिस्लॉवस्की का कहना है, आप तो जानते होंगे कि रोल तुम खुद जियो, है ना, बिल्कुल। तो वो तो पाठ मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था, है कि रोल कैसे जीते हैं, वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया। तो ये सब ऐसी बातें थी, और वाकई में बहुत ही हट के, बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं। और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी। हाँ, कमाल की बात है कि आप बड़ी शरारती थी। नहीं, शरारती नहीं थी इतनी, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत, हद से ज्यादा तो नहीं थी शरारती, लेकिन मेरी माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। और कोई वजह हो, कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। और हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में जब कोई बच्चा शरारत करे, कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की और कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको उसके माँ बाप कहते थे तुम सही की तरह पिटाई करने का। हाँ, और मुझे इतना अपमान लगता था, आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये बहुत था। इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है, वहाँ पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड कि जब मैं छोटी थी ना, तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना। वाह वाह, हाँ, बड़ा प्यारा तो था। हाँ, बहुत स्वीट। तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी, और प्यारी गुड़िया। तो फिर गुड़िया की शादी होती थी, और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी नहीं, ये सब बकवास है, गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं। तो मैं कहती थी नहीं, लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ। तो मारे नहीं कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैंने जिद की और बहुत ही हट गई। मैंने कहा नहीं, मैं शादी तो ये होके ही रहेगी। तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो फिर मुहूर्त देखते हैं। और बाकायदा मुहूर्त देखा। और फिर तुलसी बाग करके पूना में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा, गुड्डा गुड्डी, कपड़े के थे, हाँ दोनों। और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले, और छोटा सा जूड़ा था, और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई। बाकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे। मतलब तुलसी बाग से ये छोटे छोटे मणि, उसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना, वो बनाना, क्या 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 चलता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से। और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की। अरे वाह, सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी। फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी। और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया। और फिर हमारी बारात, हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम दिया था। तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड से होते हुए, फिर वापस ऐसे पूरा हम डेक्कन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई। और कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पूना में कि सई के गुड़िया की शादी। गजब गजब। हाँ, ये तो इतनी भव्यता के साथ शादी की गई जी। और मेरी अपनी शादी में मां नहीं आई। हाँ, ये भी एक विडंबना की बात है। लेकिन ये वाला जिक्र
आगे की तरफ Okay. करेंगे, ये सूत्र पकड़ेंगे आगे। लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहाँ पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं। अरे क्यों नहीं? एक फिल्म में जो बात आती है, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी, मुझे लगता है उसी जज्बात को वो आगे बढ़ा। क्या बात, तो वो सुनाइए, गाना सुनते हुए आगे बढ़ाते हैं बात। बचपन में आप बहुत पढ़ती थी और चार्ल्स डिकेंस और सब बड़े साहित्यकारों को पढ़ रखा था। थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टिन, स्कॉट और ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी। नाना के साथ पढ़ती थी और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी। वुदरिंग हाइट्स वगैरह। वुदरिंग हाइट्स, यस एब्सोल्युटली। और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, तो ये सब पढ़ती थी। और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है, भारा भागवत और दुनिया भर के साने गुरुजी और इतनी सारी किताबें। और लक्ष्मीबाई टिळक की भी, जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से, जो कुछ बचकानापन कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना
भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में। तो 4 साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहाँ फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहाँ जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा इसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहाँ बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं। फिल्म्स होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं और क्या 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 नहीं होता। तो वो सब मैं इतना, मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की एक तरह से नाटकों के संस्कार पड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं और वो है अच्युत रानडे साहब। आहा, बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात। वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी, बहुत ही उम्दा हस्ती थे। हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे। हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया, जो इब्सन का डॉल्स हाउस आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे, फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी, और फिर मराठी में जागा भाड्याने देणे आहे वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे जी। पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है जीवन शैली का, जीवन शैली का, बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे। वहाँ एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुँचते थे और जाते जाते अच्युत मामा कहानियां सुनाते, लेकिन कहानियां ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियां। हाँ, ये बड़ा मजेदार है। और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या द गुड अर्थ या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैस लाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियां मुझे सुनाई। और मराठी कहानियों की, फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बाणूस, राम शास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियां उसमें आती थी। और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस कि हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं और बैल के सींगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है। मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे कहानी। और वो जैसे कहानी सुलझती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता। और ये करके मुझे तब मालूम नहीं था कि ये मैं सीख रही हूँ, फिल्म टेक्निक सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था। हाँ, तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मजे की बात आपको बता दूं, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई। राम जोशी हमारे एक बहुत बड़े शायर थे, गाने वाले। तो उनको पीने की आदत थी और पीने से, जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनकी बुरी तरह वो दूसरी जो हंसा वाडकर की भूमिका थी वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है। तो वो कहते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी। और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा, फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए सफेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुरई की नोक अटकती है। हाँ, सुरई की नोक ही कहते हैं ना, तो सुरई की नोक अटकती है और वो सुरई साथ साथ उनके वो जा रही है और ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा, अच्युत मामा इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना? तो उसने कहा, बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य देखा और
सच बात कहूँ, थोड़ा घमंडीपन लगेगा, जी। लेकिन सच बात कहूँ तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज्यादा बेहतर था। ये दरअसल पर्दे पे जो आया है इतना मजा नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी ये उस लम्हे तय हुआ। वाह, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं। गजब गजब गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अच्युत मामा हैं, वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार देते जी हैं। देखो, वो साथ साथ होता रहा कह है के ना? सुनाते हैं। हाँ। दूसरी तरफ नाटक चल रहा है, हाँ। माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा बनाती जी, है। जी। लेकिन दो बातें जो हैं वो मुझे बड़ी जरूरी लग रही हैं पूछनी। एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली, ये कहा जा सकता है क्योंकि माँ भी मैथमेटिक्स पढ़ी थी। वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है, क्यों? और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है, या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है? वो इत्तेफाक की बात है जी। हाँ, अब मैथ्स में नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते। लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नजदीक आया था। हाँ, और आखिरी महीने जैसा होता है, मैं पढ़ाई मैंने शुरू की, साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू हुई। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया, सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया। सही परांच पे कौन? मैंने कहा जी मैं हूँ, ये आपको आया है, पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन, मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस, और मुझे बुलाया था। अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी। ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि ये किसने मुझे क्यों भेजा, ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं, और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो माँ ने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन? मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे। कहते मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता। लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ, देख तो लो क्या है, जाओ। तो फिर मैं तब साइकिल चलाती थी, अपनी साइकिल चला के डेकंजम खाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग्स में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहां पहुंची और ड्यूटी ऑफिसर मिले। उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए। एक कागज पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार, और फिर ये आपको पढ़ना है वहां। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट्स, ढगांच्या गडगडाटासह विजांचा कडकडाट होईल। हाँ, अब मुझे माँ का एक और ये बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक, मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे जी। लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट। और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था, क्योंकि शुद्ध भाषा और वो इतना खजाना है संस्कृत में। तो माँ ने कहा ये तो बहुत जरूरी है, और श्लोक आज भी मुझे 101 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और स्तोत्र भी अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी, रावण स्तोत्र, जटा कटाह संभ्रम ब्रह्म, वो पूरा याद है, शिव तांडव स्तोत्र पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान सा गड़गड़ाट और बिजान सा कड़कड़ाट से क्या डरूं, है ना। तो वो मैंने घड़ाघड़ बोल दिया, सब चौंक के कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने वे भारी होते हैं, वही करके मैंने खोला दरवाजा, दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं, माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। हो तो आप ऑडिशन के, तो मैंने कहा ऐसे आई देखने क्या होता है वगैरह। ओहो, मायूस हुए सब लोग, तो नहीं, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी, और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक, फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया है। मैंने कहा नहीं, अब क्या है? कहते नहीं बुलाया, आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगी आप अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं, लाइए।
तो फिर और एक पन्ना पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला, फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर कल से आ जाइए और फिर कल से मैं जाने लगी जी। और तब वो मुझे तनख्वाह, अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया जैसे, तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रुपए। वाह वाह और वाह। मैं बड़ी खुश कि वाह वाह, ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया, इतनी मजे की बात, इतना मजे का चांस, इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रुपए। बहुत खुश हुई और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ बनाया और ये नहीं कि मैं बेवकूफ बनी थी। वाह। कुछ अनाउंसमेंट्स याद हैं शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने? नहीं, ऐसा कहते थे, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो पुणे एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ। अच्छा, दिन का वाह। जो भी छोटा मोटा, तो 5 मिनट की अनाउंसमेंट थी, 5 या 10 मिनट की ऐसी, दैट्स इट। और हाँ, और फिर एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो। मैंने कहा हाँ, अब तो दे सकती हो। तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई, 3 गुना बढ़ गई। 3 गुना। फिर भी 150 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे, तो उसी में भी मैं खुश थी। तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी, लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ। तो 1-2 दिन अच्छा लगा, लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर बालोद्यान में करने लगी, बच्चों का कार्यक्रम। उसमें कॉम्पेयर बनी दीदी नाम से। हाँ, तो वो तो बात बनी फिर। दैट वाज ग्रेट फन, आई एंजॉयड दैट। तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई, और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया। नहीं, ट्रंक कॉल नहीं, वो बताती हूँ किस्सा। ताई ताई कहते थे, मराठी ताई मतलब दीदी जी। तो 3 जने हम कंपेयरिंग करते थे। एक नाना जो बुजुर्ग थे, जो प्रोड्यूसर थे, गोपीनाथ तलवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमिनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक, एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह। कार्यक्रम बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था, टेलीफोन नंबर। उन दिनों मोबाइल तो कुछ नहीं था। तो मैंने फोन किया 199 को और मैंने कहा हेलो, मुझे गदी माडगुलकर के घर का फोन दे सकती हैं? वाह वाह वाह। तो 2 लम्हे सन्नाटा। फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं, मैंने कहा हेलो। तो उसने कहा ताई ताई बोल रही है, टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से। मैं चौंक के मैंने कहा वाह मेरा हो गया। मैंने कहा हाँ, रेडियो की ताई, बालोद्यान की ताई बोलते ना? हाँ जी हाँ, मैं बोल रही हूँ। अरे ताई। एंड देन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो रुके ना, वो बेचारी इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है, कितना उसको अच्छा लगता है, कितनी वो ताई से प्यार करती है ना, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही। और फिर बाद में मैंने कहा अच्छा नंबर दे रही है ना आप? तो उसने नंबर भी दिया। फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम माय टेस्ट ऑफ रिकॉग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने आवाज से। वाह। और ये पहला अनुभव था और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा फला फिल्म पसंद आई, फला नाटक ये पढ़ा, वो वगैरह वगैरह। लेकिन वो बात फिर कभी नहीं, जो आनंद वो पहले उसमें था ना कि ताई बोलते हैं, वो दोबारा नहीं कभी। लेकिन जिनका नंबर आप ढूंढ रही थी, गदी माडगुलकर, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी। हाँ। और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे। अच्छा, 2 आंखें 12 हाथ उन्होंने लिखी थी। ओपन जेल कंसेप्ट पर जो फिल्म थी, वो तो गदी माँ ने ही लिखी थी, है ना? तो मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। क्या बात।
न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। नीति पर चली और बदी से चली, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे, हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नीति पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली। बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और नाटक करने शुरू किए। ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे। हाँ 7-8 नाटक थे शायद। 10-12। बाप रे। जी। हाँ, तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी। फिर सोचा कि एक आध नाटक लिखती हूँ, तो एक नाटक मैंने लिखा, पक्षांश से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन, मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहाँ बुजुर्ग हैं, वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफी की कविताएं सुनाते हैं। जैसे मोर क्या कहते हैं, जन मजला मनती बोर, एक पहा किती तरी थोर वगैरह, उसके आगे वो जाता ही नहीं है। फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ, तो मैं कोकिला आ कर, वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो ताने ही लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं वगैरह कर करके। पोपट वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है। और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है, लिखता है, और हर एक के ऊपर लिखता है, मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ एनीवे, तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षांश से कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, तो उनका काव्य इम्पोर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्ट कार्ड आया, फैन मेल, किसका, पु ल देशपांडे। अरे वाह वाह वाह, कि सही तुझी श्रुतिका ऐकली, तुम्हारी श्रुतिका सुन ली और बहुत मजे की लगी, क्या बात, शाबाश, अशीच लिख रहा, ऐसे ही लिखते रहो। तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक, ये भी बहुत मजे की बात है ये। और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बालोद्यान के लिए नाटक लिखे, शेपटीचा शाप, पत्ते नगरी पहले था पक्षांश से कवि सम्मेलन के बाद। और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से डेक्कन जिमखाना जाती थी बस से, 3 नंबर बस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है 3 नंबर की बस होती थी। तो बस पकड़ के मैं जाती थी, और ये एक मजे की बात तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूँ, हाँ, तो
मेरा दिमाग भी चलने लगता है। वाह। हाँ, और तब मैं बस में बैठी और पता नहीं ये पत्ते नगरीत का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईंट और पान, चार जो है ना, अंग्रेजी नाम बताती हूँ, हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल हैं, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं। और उनकी बाबा आदम के जमाने से उनकी लड़ाइयाँ शुरू है, और जिनका कोई अंत ही नहीं है क्योंकि तुल्य बल है, दोनों तरफ इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। ऐसा ये कुछ कथानक था। और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है, कब तक झगड़ते रहोगे। वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट इन ताश के उसमें। तो वो ऐसे एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर, हाँ ये शांति दूत बनेगा, फला आदम का ये वो। और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे। एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ at my stop, went right up to Swargate, which was the final stop. और वहां देखा, अरे ओह मैं कहाँ पहुंच गई। फिर ये किताब भी छपी, और आज तक यूनुस ये पत्ते नगरीत के खेल होते हैं इधर उधर, भारत में, भारत के बाहर भी। और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरीत का। और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटीचा शाप, सळो की पळो, झाली काय गंमत, जादूचा शंख, भटक्याचे भविष्य, बहुत से ये लिखे। उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड्स मिले, बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड्स मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इट वाज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट। तो मैं लिखती गई, मौज प्रकाशन ने छापी ये किताबें, और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में। और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग, और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते रहते हैं, कर भी लेते हैं। ताश से मुझे याद आया, चश्मे बद्दूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहाँ ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा। ये तो मुझे याद नहीं आ रहा। वो एक लड़की दिखी, हाँ, वो नीचे दिखती है, नेहा, पत्ते से फैसला करते हैं कि जिसके पास रानी आएगी अच्छा वो जाएगा। ये सचमुच मैं भूल गई थी। हाँ ठीक है, ये तो करते हैं। और वो दो बुस्टंडे बेचारे पहुंच जाते हैं उसके घर, बिल्कुल बारी बारी से, वो फारूक शेख रह जाते हैं। चश्मे बद्दूर का जिक्र, चूंकि ताश की बात चली तो मैंने ताश से ताश जोड़ दिया, और मुझे लगा यहाँ चश्मे बद्दूर का गाना लेके आते हैं। हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में जिस दौर की कौन सा गाना सुनाओगे? आपकी पसंद। चश्मे बद्दूर का क्यों नहीं, वो काली घोड़ी द्वार बिल्कुल खड़ी। सुनते, काली घोड़ी द्वार खड़ी, वाह सुनते। साने रे सारे गम बधनी सा निधा मगरे सा सारे ने सा सारे ने सा सारे ने सा। काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। गाओ। काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। से मोरी मांग भरी, मूंगों से मोरी मांग भरी। बरजोरी सैया ले जावे, बरजोरी सैया ले जावे। चकित भई सगरी नगरी धदा, काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। भीड़ के बीच अकेले मितवा, भीड़ के बीच अकेले मितवा, अकेले मितवा, अकेले मितवा। जंगल बीच महक गए फुलवा, जंगल बीच महक गए फुलवा। कौने ठगवा बैया धरी, कौने ठगवा बैया धरी। चकित भई सगरी नगरी धदा, काली घोड़ी द्वार खड़ी
काली घोड़ी द्वार खड़ी। बाबा के द्वारे भेजे हर कारे, अम्मा को मीठी बतियन संभारे। बाबा के द्वारे भेजे हर कारे, अम्मा को मीठी बतियन संभारे। चितवन से मोह हरी, चकित भई सगरी नगरी, धधा काली घोड़ी द्वार खड़ी, खड़ी रे काली घोड़ी द्वार खड़ी। सगमधनि साधनि मधगमसा, सगमधनि सा सनिधमगसा, निसगमधनि निधमगसनि, धनि सगमध धमगसनि ध, मदनि सगम गधनि धनि सा गधनि धनि सा गधनि धनि सा। काली घोड़ी पे गोरसैया चमके, सैया चमके। चमक चमक चमके, चमक चमक चमके, चमक चमक चमके। काली घोड़ी पे गोरसैया चमके, कजरार मेघा में तिजरी दमके, बिजुरी दमके। बुद बुद बिसर गई हमरी, बरजोरी सैया ले जावे, बरजोरी सैया ले जावे। चकित भई सगरी नगरी, धधा काली घोड़ी दौड़ पड़ी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी। नाच चुनरिया उड़ी उड़ी जावे, अंग अंग पी रंग रचावे। नाच चुनरिया उड़ी उड़ी जावे, अंग अंग पी रंग रचावे। उनके कांधे लट बिखरी, उनके काने लटकड़ी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी। बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है। ये घटना बताइए, यहां से आगे चला जाए। हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था, जो आपको मालूम ही है, अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा, और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था। हाँ, और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते, और फिर क्या होता, एक शो होता था रेडियो वीक का। हाँ, एक शो हुआ, फिर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे कहते थे अब अगला शो कब है, तो मैं अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया, हो गया, इतनी मेहनत की, इतना महीना भर तालीम की, हो गया। हाँ, हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे, इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पूना में।
हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। तब मेरी शादी भी हो गई अरुण जोगड़ेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था। वो तो पूरा एक अलग किस्सा है। हाँ, लेकिन वो तब की बात है ना, इसलिए तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया। लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तिहार आया था पेपर में जी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको। तो वो अखबार में विज्ञापन देखा। हाँ, तो वो देखा। मैंने तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक, रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये चिल्ड्रंस थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो। और क्या पता, शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो सकता है। तो अच्छा, ऐसे ही कह दिया। तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से और फिर 1-2 महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। और कहते कैसे कैसे? मैंने कहा क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने। 1 महीने में शादी? आपको आप पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते 1 महीने में वो इतना तंग आ चुके हैं वगैरह वगैरह बातें होंगी। एनीवे, तो आई जॉइंड NSD and that's how I joined. For the first year it was not a very exciting year क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर। और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रंस थिएटर और यहाँ पहुंच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया, पधारा NSD में, और वो था इब्राहिम अलकाजी। क्या बात है। तो वो आ गए और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। और इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब साथ जिंदगी में पूरा पड़ेगा इतना हमने सीखा अलकाजी साहब से। इट वाज फैंटास्टिक, ही वाज अ फैंटास्टिक टीचर। अब बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊं मैं। इट वाज रियली वंडरफुल। बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम इब्राहिम अलकाजी था। उन्होंने, मेरा ख्याल है, सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था। नहीं, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन का मंचन किया था जी। बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए। जी। आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद? मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगु मंजरी का रोल किया, पत्नी जो होती है। हाँ, कालिदास की पत्नी, रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी। एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं। और वो मुझे मजा भी नहीं था। और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज्यादा ही मोटी थी। हाँ, तो अलकाजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें, अगर तुमने अपना वजन नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले, ये तुम बिल्कुल समझ लो। तो मैंने मन में कहा मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे नाटक करना है, निर्देशन करना है। आई वांट टू डायरेक्ट, आई वांट टू राइट। तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया, हाँ करा। उनके आगे अब थोड़ी उनसे बहस करती। तो वो था। उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ, हाँ यस ऑफ कोर्स, मैंने एंटिगनी में इज़्मिनी का रोल किया। हाँ, मतलब एंटिगनी थी सुधा शर्मा। क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी, यानी जो आगे चलकर सुधा शिवपुरी बन जी। बिल्कुल। तो वो मेरे क्लास में थी, सुधा भी और शिवपुरी भी, दोनों मेरे क्लास में थे। और तब भी दोनों का रोमांस था। खैर वो बात और है। तो लेकिन उनकी शादी हुई। दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे, खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी। शी वाज रियली फर्स्ट क्लास। और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया, वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती हुई बारिश में भीगी हुई आती है और अंबिका, पड़वी को क्या बोलते हैं, घर के बाहर जो होता है ना बरामदा सा, उसमें वो अनाज बिन रही है और बैठी है अंबिका। तो उसकी गोद में ये अपने आप को ऐसे लुढ़क जाती है उसकी गोद में और कहती है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ। और ओह,
रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसका वो अभी भी मेरे कान में गूंजता है। अब इतना बढ़िया उसने किया। और कालिदास बने थे शिवपुरी, और शिवपुरी को तब एक बुरी आदत थी, वो ऐसे गर्दन हिलाता था, उसका वाक्य होने पर उसकी गर्दन हिलती थी। फिर वो अलकाजी साहब ने निकाल दिया 3 महीने के अंदर, फिर दोबारा नहीं शिवपुरी की गर्दन हिली। हमें बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि हमने कहा ये तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है, कि इतना वो धस गया था उनके अंदर वो। एनीवे, तो ये 1 साल में बहुत सीखा अलकाजी साहब से। और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए, मतलब टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे, मतलब देख के इसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। इतना बढ़िया उन्होंने, मतलब पूरा यही बदल दिया। दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी राजधानी की, वो पूरी बदल दी अलकाजी साहब ने। और बहुत ही कमाल का कार्य रहा, कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति। जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं, तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं। ओ आषाढ़ के पहले बादल, ओ आषाढ़ के पहले बादल, ओ नभ के काजल, विरही जनों के करुण अश्रुजल, रुक जा रे एक पल, दूर दूर मेरा देश जहाँ बिखराए केश, बिरहन का बनाए वेश, प्रिया मेरी विदेश कैसे काटे कलेश, उसे देना मेरा ये संदेश रे। ओ आषाढ़ के पहले बादल, जा रे जाओ मेघ ओ मेरे दुख के साथी, चल ऐसे जो गगन मार्ग में चलता हाथी, मंद पवन और बाएं चातक बोल रहा है, बांध कतार बगुलियों का दल डोल रहा है, राजहंस भी उड़ते हैं पंखों को ताने, मित्र विदा के समय हो रहे शकुन सुहाने। हो आषाढ़ के पहले बादल, झर झर लागे बरसन, मेघवा झर झर लागे बरसन, जाए कहो को प्रीतम सन, मेघवा झर झर लागे बरसन। तुम तो रहे उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपने सुना निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
उजाले उनकी यादों के।